हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का शकुंतन एकेडमी में। मैं आशुतोष मिश्रा। जियोग्राफी की अपनी श्रृंखला चल रही है यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 6 की। 5 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुका है। आज छठा चैप्टर पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप का हम लोग डिस्कशन करेंगे, समझेंगे कि ये स्थल रूप किस प्रकार का है। अगर मैं कहूँ कि ये जो पृथ्वी का स्थल है ये कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है और कहीं समतल है, तो शायद कईयों को विश्वास ना हो या शायद कुछ कल्पना कर रहे हो कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन ये कहाँ पे है, कैसा है, देखा ना हो इकट्ठे एक साथ। तो याद करिए, जब कभी आप फ्लाइट में बैठ के जाते हैं तो जब वो पृथ्वी से कुछ ही ऊपर होता है तो शायद आपको पृथ्वी का वो रूप दिखता होगा कि कहाँ समतल है, कहाँ पर ऊंचा है, कहाँ पर गड्ढा है। तो आज हम इन्हीं की चर्चा करेंगे कि ये ऊंचा नीचा क्यों है। एनसीईआरटी ने बड़ा प्यारा सा चित्र बना के दिया हुआ है कि जो स्थल रूप है उसमें क्या क्या हो सकता है। ये उठे हुए भाग, पहाड़, ये श्रृंखला बनी हुई है पहाड़ों की, ये घाटी, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, मैदान, मैदान में नदी, नदी की सहायक नदी, डेल्टा, नदी के मुहाने पे प्रायद्वीप जो 3 तरफ पानी से और एक तरफ स्थल द्वारा जुड़ा है जिसे हम लोग स्थल संधि बोलते हैं, झील, समुद्र, ये तट, साथ ही चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ स्थलीय भाग इज कॉल्ड द्वीप, जो कि घिरा हुआ है, ये जलसंधि द्वारा जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। तो ऐसा फिगर एनसीईआरटी ने हमें दिखाया है। हम बात करते हैं कि स्थल का ऐसा स्वरूप क्यों है, ये हमें कहीं ऊंचा नीचा और कहीं समतल क्यों दिखाई पड़ता है। तो उसके 2 कारण बताए गए हैं। पहला कारण जो कि पृथ्वी का आंतरिक कारण है, उसके कारण हमें इस तरीके की संरचना दिखाई पड़ती है। और जो दूसरा कारण है वो वाह्य प्रक्रिया। वाह्य प्रक्रिया में हवा हो गया, जल, टेम्परेचर, तापमान, वर्षा, जिसके कारण पृथ्वी की सतह टूटकर घिस जाती है, ऐसा हो सकता है। और इस टूटकर घिसने को अपर्दन कहा जाता है। बड़ा अच्छा सा परिभाषा है अपर्दन का, मृदा अपर्दन का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो ये टूटकर घिस जाना ही अपर्दन है। साथ ही बहुत प्यारी बात बताई गई है एनसीईआरटी द्वारा कि इनका फिर से निर्माण होना निक्षेपण है। निक्षेपण क्या है? इनका फिर से पृथ्वी की सतह का फिर से निर्माण होना, बहते हुए जल द्वारा जब नए निक्षेप लाए जाते हैं वायु द्वारा, तो इस प्रकार ये बनते और बिगड़ते, टूटकर घिसते हैं और साथ ही इसका निर्माण भी ये होता रहता है पृथ्वी की सतहों का। इसके अलावा हमें बताया गया है कि ऊंचाई और ढाल को आधार मानकर स्थल का 3 प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है: पर्वत, पठार और मैदान। तो आइए देखते हैं कि हम ये पर्वत क्या होता है, पठार क्या होता है और मैदान क्या होता है। आपने पर्वतों को देखा ही होगा, ये एक्चुअल में स्थल मंडल का ही एक पार्ट है। पृथ्वी के सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है जो ज़्यादा उठ गया है। साथ ही इसका शिखर
छोटा होता है और आधार चौड़ा होता है। शिखर, ये पतला सा शिखर और ये आधार चौड़ा होता है। आसपास के क्षेत्रों से ये कुछ ज़्यादा उठा हुआ होता है और इसकी कुछ चोटियाँ, कुछ ऐसी संरचना होती है पर्वत की, और कुछ चोटियाँ इतनी ऊंची होती हैं कि वो बादलों से भी ज़्यादा ऊंचे पे होती हैं, ऊंचाई पे होती हैं। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट करिए कि जैसे जैसे आप लोग पर्वत की चोटियों की ऊपर जाएंगे, ऊंचाई पर जाएंगे, जलवायु वहाँ पर ठंडी होने लगेगी, ठंडी मिलने लगेगी। उसका कारण क्या है? कारण है पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ, जिस कारण वहाँ का टेम्परेचर कम होता है, ठंडा होता है, और इन्हीं नदियों को हम हिमानी कहते हैं। बहुत ही प्यारा परिभाषा है, सुंदर परिभाषा है हिमानी की, कि पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ हिमानी कहलाती हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ ऐसे भी पर्वत होते हैं जो समुद्र के भीतर हैं, स्थलमंडल की बात हो रही है, जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, प्रशांत महासागर में मोनाकी पर्वत है, हवाई द्वीप। मोनाकी पर्वत जो है उसकी सागर की सतह के वो नीचे है और उसकी ऊंचाई है 10,205 मीटर। आप अंदाज़ा लगाइए, आपका जो माउंट एवरेस्ट है 8,850 मीटर, उससे भी बड़ा वो पर्वत है प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत। 10,205 मीटर मतलब 10 किलोमीटर का वो पर्वत है, माउंट एवरेस्ट शिखर से भी ज़्यादा। लेकिन मैंने कल आपको बताया था कि समुद्र की सतह को हम जीरो मानते हैं। अब चूंकि ये समुद्र के अंदर है, इसी वजह से इसे हम पर्वत के रूप में नहीं गिनते हैं। चूंकि ये माइनस में जाएगी, इसकी लंबाई नीचे से शुरुआत होगा, इसलिए माउंट एवरेस्ट ही सबसे ऊंचा माना जाता है। लेकिन ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, स्पेशल है, नोट करिए कि प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत जो हवाई द्वीप है 10,205 मीटर, नोट करके रख लीजिए। अब हम आते हैं जलवायु पर कि पहाड़ों पर जलवायु कैसी होती है। तो पर्वतों की जो जलवायु है वो बहुत ही कठोर होती है। वहाँ के जो लोग वहाँ पे पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि वहाँ खेती योग्य कोई भूमि नहीं होती है, मैदान नहीं होता है। वहाँ का जो धरातल है वो खड़ी ढाल वाला होता है। इस वजह से कृषि योग्य भूमि नहीं होती है। कृषि योग्य भूमि नहीं होती है तो आदमी खाएगा क्या, व्यक्ति खाएगा क्या, क्योंकि फसल नहीं पैदा कर पाएगा। इस वजह से वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है, बहुत कम लोग वहाँ पर निवास करते हैं। इसके अलावा हिमालय, आल्प्स, एंडीज, ये जो बताया गया है एनसीईआरटी द्वारा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है किसी भी एग्जाम में। जोड़ी बनाने वाला प्रश्न, याद रखिए, जोड़ी बनाने वाला प्रश्न यहाँ से उठ सकता है कि हिमालय कहाँ पर है। हिमालय, आल्प्स, एंडीज, इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। इन पर्वतों की ऊंचाई और आकार अलग अलग होते हैं। कल जब मैं आपको 5वां चैप्टर पढ़ा रहा था वर्ल्ड मैप में, मैंने आपको बताया था एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, और बताया गया पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोत्स पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। साथ ही इम्पोर्टेंट बात कि हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। शिखर शंक्वाकार का कारण मैंने भी आपको बताया कि आधार बड़ा, चोटी पतली, इस वजह से ये शंक्वाकार हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है
कि भारत की जो अरावली श्रृंखला है राजस्थान में पाई जाती है, पता ही आपको। एक बार देखिए कि भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है, सबसे पुरानी। नोट कर लीजिए, ये पुरानी है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। पूरी दुनिया की अगर कोई सबसे पुरानी वलित पर्वत की श्रृंखला है तो वो भारत की अरावली है। ये श्रृंखला अपरदन के कारण घिस गई है। इसके अलावा बताया गया है कि उत्तर अमेरिका का अपलेशियन तथा रूस का यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देता है। इनकी ऊंचाई कम है, ऊंचाई कम होने का कारण वही है, अपरदन के कारण इसका जो ऊपरी पॉइंट है, जो चोटी है, वो घिस गई है। साथ ही ये बताया गया कि ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। कल मैं आपको यूराल पर्वत दिखाया था मैप में कि यूराल पर्वत कहाँ पे है। इम्पॉर्टेंट हो जाता है नोट्स बनाना, इसीलिए एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये दिखाया गया है एक चोटी श्रृंखला, ये कई सारी पहाड़ियाँ छोटी छोटी, ये वलित पर्वत का प्रकार है। इस फिगर के माध्यम से आप वलित पर्वत को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं हम भ्रंशोत्स पर्वत की कि भ्रंशोत्स पर्वत क्या होता है। आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि ये दो सतह ऊपर उठ गई हैं, ये नीचे है, ये नीचे है, ये नीचे है। तो पृथ्वी में ऐसा कुछ हुआ होगा कि जब इसका बहुत बड़ा भाग टूट गया होगा या ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो गया होगा, तब भ्रंशोत्स पर्वत का निर्माण हुआ होगा। ऊपर उठा हुआ जो ये खंड है इसे उत्खंड भ्रंश और नीचे वाले को द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। हो सकता है कि पहले सबकी लंबाई ऊंचाई इतनी ही रही हो, लेकिन बगल के अगल बगल के दो नीचे चले गए तो बीच वाला वहीं रह गया, ऊपर वाला वहीं रह गया, तो ये ऊपर दिखाई पड़ रहा है, बाकी नीचे हो गए हैं। या हो सकता है कि ये यहीं रुके हों, बाकी नीचे चले आए हों, ऐसा भी हो सकता है। तो भ्रंशोत्स पर्वत का ये अच्छा सा फिगर बना के रखा है कि जहाँ दो चोटियाँ हो, एकदम समान हो, समतल हो, कोई एक नीचे धंस गई हो। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भ्रंशोत्स पर्वत क्या है। इसके अलावा जो उदाहरण दिया गया है कि ऐसा कौन कौन सा है जो भ्रंशोत्स पर्वत का उदाहरण है, तो यूरोप की राइन घाटी तथा वासजस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र का उदाहरण है। इसके अलावा बात हुई है ज्वालामुखी पर्वत की। ज्वालामुखी पर्वत क्या है? ये ज्वालामुखी की क्रियाओं के फलस्वरूप बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों का उदाहरण है। ये देखिए किस प्रकार से बताया गया है कि जब इनका उद्गार होता है तो किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण यहाँ पे हो जाता है। ढेर सारे लावा निकलते हैं जो बाद में ठंडे पड़ते हैं, काले काले, और ये हमेशा कुछ न कुछ इसमें उद्गार होता ही रहता है। ऐसा हमें बताया गया है ज्वालामुखी पर्वत में। इसके अलावा हमें पर्वतों के उपयोग बताए गए हैं, वो मनुष्य के लिए किस प्रकार से लाभप्रद हैं उसके बारे में बताया गया है। जैसा कि हमने पढ़ा कि यहाँ पे बर्फ़ की जमी नदियाँ होती हैं, तो इसलिए ये पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं, और बहुत सारी नदियों का जो स्रोत है वो इन हिमानियों से ही हुआ है। अलग अलग प्रकार के वनस्पति जीव जंतु पाए जाते हैं, और ये जो जीव जंतु पाए जाते हैं इसमें कई सारी आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण होता है। साथ ही वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि पाए जाते हैं। ये वनों का लाभ है, पर्वतों का लाभ है कि पर्वत किस प्रकार से मानव जीवन के लिए उपयोगी हैं।
इसकी चर्चा मैं आपसे कर चुका हूँ कि किस प्रकार से जलवायु वहाँ की कठोर है, कौन सा पर्वत समुद्र के नीचे है। अब हम बात करते हैं पठार की, कि पठार क्या होता है, कैसे इनका निर्माण होता है। पठार एक्चुअल में सपाट भूमि होती है, यहाँ आसपास के क्षेत्रों से थोड़ा अधिक उठ जाता है, बस यही होता है और कुछ नहीं। इसका ऊपरी भाग एक्चुअल में मेज के समान, मेज आप देख रहे होंगे, मेज के समान सपाट होगा। ऐसा भी हो सकता है कि किसी पठार के एक से अधिक किनारे हों, कभी कभी ढाल खड़ी हो सकती है, और इनकी जो ऊंचाई है वो 400 से लेके 4000 से लेके 6000 मीटर तक की हो सकती है। यहाँ पे बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वो 4000 से 6000 मीटर तक का है, और दक्कन पठार जो इंडिया का सबसे पुराना पठार है उसके बारे में बताया गया है। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि पर्वत की तरह पठार भी नए और पुराने हो सकते हैं। जैसे भारत का जो दक्कन पठार है वो बहुत पुराने पठारों में से एक है। केनिया, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के पठारों का उदाहरण है। ये बात आपको पता ही है कि अफ्रीका से जब ये अलग हुआ तो इन पठारों का निर्माण कैसे हुआ। अफ्रीका से अलग होकर ऑस्ट्रेलिया बना है, अफ्रीका से अलग होके भारत के दक्षिण भारत का भाग बना है, जो एक्चुअल में सबसे पुराना इंडिया है, और जिसमें हम लोग हैं मैदानी भाग वो तो भी जल्दी का ही है, बहुत पुराना नहीं है। उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। साथ ही इसमें पठारों का उपयोग बताया गया है कि पठार किस प्रकार से, ये फिगर दिखाया गया है, ये समतल और ये नीचे, और यहाँ पे एक दूसरा स्थल। पठार किस तरीके से मानव के लिए उपयोगी है इसके बारे में बताया गया है, क्योंकि पठारों में खनिजों की प्रचुरता होती है, और विश्व के कई सारे पठारों में से खनन क्षेत्र बहुत सारे पाए जाते हैं। जो खनन क्षेत्र हैं वो पठारों में मोस्टली स्थित हैं। जैसे अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरे के खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर का पठार लोहा, कोयला, मैग्नीज का बड़ा भंडार पाया जाता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊं, छोटा नागपुर को रूर प्रदेश कहा जाता है, भारत का रूर प्रदेश। ये रूर प्रदेश जर्मनी का एक्चुअल में एक रूर प्रदेश है, जहाँ पर हमें ये सारे तत्व पाए जाते हैं, ये सारे खनिज पाए जाते हैं। इसी कारण से छोटे नागपुर में चूँकि मैग्नीज, कोयला और लोहा के भंडार पाए जाने के कारण इन्हें भारत का रूर प्रदेश कहा गया है। ये जो अपना छोटा नागपुर है, ये स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे ही छोटा नागपुर है, या स्वर्ण आप कह सकते हैं छोटा नागपुर से स्वर्ण रेखा नदी होकर गुजरती है, और इस स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात पाया जाता है। साथ ही कर्नाटक में जोग, आजकल इसे महात्मा गांधी जलप्रपात कहा जाता है, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जोग या गरसोप्पा। साथ ही बताया गया है कि लावा पठारों में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, और ये जो काली मिट्टी होती है ये बहुत ही उपजाऊ होती है, खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। साथ ही कई पठार बड़े रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ये बात हो रही है मैदान की। मैदान आप देख रहे होंगे किस प्रकार से खेती की जा रही है। ये लोग धान की रोपाई कर रहे हैं, साथ में गन्ने की खेती हो चुकी है, और ये नारियल लगा हुआ है। मतलब कितना महत्व है मैदानों का, आप इस फिगर से अनुमान लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। मैदान एक्चुअल में समतल भूमि का बड़ा भाग होता है।
सामान्यतः समुद्र तल से ये 200 मीटर या उससे कुछ अधिक भी हो सकता है। ये बहुत समतल होता है। नदियों तथा सहायक नदियों के द्वारा ये मैदान बनाए जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया, नदियां जब पर्वतों के ढाल से नीचे आती हैं तो बहुत सारे पर्वतों को अपर्दित करते हुए लेके आती हैं। और ये जो अपर्दित, मैंने अभी आपको बताया कि अपर्दन क्या होता है, पहाड़ों का टूटकर घिस जाना। जितने वेग से आती हैं नदियां, जब वेग से नीचे आती हैं तो पर्वत के किनारे टूटते रहते हैं, घिसते रहते हैं, और ये टूटते घिसते घिसते बालू के रूप में हो जाते हैं, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाते हैं, और नदियां इन्हें अपने साथ ले जाती है और इन्हें घाटियों में, मैदानों की घाटियों में छोड़ देती है, निक्षेपित कर देती है, और इन्हीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है। क्लियर हो गया कि मैदान का निर्माण कैसे होता है। पहाड़ी नदियां रफ्तार में आती हैं, पहाड़ों से गिरती हुई हैं, तो एक घर्षण होता है, नदियों के जल का पर्वत की चोटियों से टकराव होता है, जिससे उनका लगातार अपर्दन चलता रहता है। अपर्दन के कारण वो छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाती हैं, और जब वो जमीन पे पहुंचती हैं तो कहीं ना कहीं ले जाके बाढ़ के माध्यम से निक्षेपित कर देती हैं, जिससे नई मिट्टी वहाँ पे आ जाती है, नए बालू वहाँ पे आ जाते हैं, जिससे मैदानों का हमेशा निर्माण होता जाता है। और ये जो मैदान है ये बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं, बहुत ही अधिक उपजाऊ होते हैं। परिवहन के साधनों का निर्माण करना यहाँ आसान होता है। जब आप रेल पटरियाँ बिछाएंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ ऊपर है कुछ नीचे, क्योंकि ये समतल है। और इसी के कारण यहाँ पर विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। अगर कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या किस एरिया में पाई जाती है, तो मैदानों में पाई जाती है। और मैदानों में क्यों पाई जाती हैं उसका कारण मैंने आपको बताया कि बहुत अधिक उपजाऊ होता है, परिवहन के साधनों का उन्नत निर्माण होता है, ये दो कारण हैं। और नदियों के द्वारा बनाए गए बड़े मैदान उत्तरी अमेरिका और एशिया में पाए जाते हैं। जैसे एशिया में भारत, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान, आपने कई बार नाम सुना होगा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसके साथ ही बहुत ही अच्छी बात बताई गई है कि चीन में यांगत्से नदी का मैदान। ये मैदानों का उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ कि चीन में यांगत्से नदी, नोट कर लीजिए आप। जितना इम्पोर्टेंट भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान का है, उतना ही इम्पोर्टेंस चाइना में यांगत्से नदी का है, यांगत्से नदी के मैदानों का है। और मैदान हम लोगों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होता है। यहाँ मकान बनाना, खेती करना, क्योंकि ये समतल जगह होती है तो बड़े आसानी से हम यहाँ मकान बना सकते हैं, हमें ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है, हम अच्छी से अच्छी फसल पैदा कर सकते हैं। उपजाऊ मिट्टी होने के कारण यहाँ पर अच्छी फसल पैदा होती है। और भारत में जो गंगा का मैदान है वो देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ये बात आप याद रखिएगा, नोट करिएगा। सबसे अधिक जनसंख्या इन्हीं क्षेत्रों में गंगा के मैदानों में पाई जाती है। इसी वजह से आपके यूपी और बिहार की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, कोई और कारण नहीं है। साउथ की तुलना में मैदानों में ज़्यादा, साउथ मीन्स साउथ इंडिया की तुलना में नॉर्थ इंडिया चूँकि मैदानी भाग है, इस वजह से यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा बताया गया है कि स्थल पर जो लोग हैं वो कैसे रहते हैं, साथ ही पहाड़ों पर रहने वाले लोग किस प्रकार के गेम खेलते हैं, क्या क्या करते हैं, पैराग्लाइडिंग करते हैं और क्या करते हैं। इस प्रकार आपको ढूंढ के बताना है कि पहाड़ों पर रहने वाले लोग अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, कौन कौन से गेम उन्हें पसंद हैं, मैदानों पे के लोग कैसे होते हैं, औद्योगिक विकास इनका कैसे होता है, कैसे हम इनके खतरों को कम कर सकते हैं, इन्हें हम उन्नत बना सकते हैं। ये सारा कुछ हमारा चैप्टर 6 में था।
जो छठा चैप्टर था आज समाप्त हुआ। क्वेश्चन मेरे, प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं? तो आपको पता है, पर्वत, पठार, मैदान। पर्वत और पठार में क्या अंतर है? पर्वत के विभिन्न प्रकार कौन से हैं? मैंने आपको 3 प्रकार के पर्वत बताए। मनुष्यों के लिए पर्वत किस प्रकार से उपयोगी हैं? वहाँ से जल मिलता है, वनस्पतियाँ मिलती हैं। मैदानों का निर्माण किस प्रकार से होता है? निक्षेपण द्वारा। जब बड़ी बड़ी नदियाँ अपरदन के माध्यम से पहाड़ों को काट कर लाती हैं, बालू बनाती हैं और उन बालुओं को जब यहाँ निक्षेपित करती हैं, उस प्रकार से मैदानों का निर्माण होता है। नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले क्यों होते हैं? मैंने आपको बताया कि मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होता है, परिवहन के साधन का बढ़िया निर्माण होता है। यही कारण है कि यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती है। पर्वतों में जनसंख्या कम क्यों होती है? उसका कारण वहाँ की जलवायु कठोर है, मैदानी भाग है नहीं, खेती होती नहीं, फसल पैदा होता नहीं, इस वजह से लोग वहाँ नहीं रहते हैं। वहाँ की जनसंख्या बहुत कम है। साथ ही परिवहन का साधन आप सोच सकते हैं किस प्रकार होगा। अब हम लोग कल अपना नया चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है हमारा देश भारत। भारत देखने से पहले मैं आपको बताऊंगा, आपसे मैं कहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर कुछ लिख दें। जैसे आपको देखना होगा एटलस में कि भारत की स्थिति क्या है। जब मैं आपको अक्षांश, देशांतर, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध बता रहा था, तो उस आधार पे आप देखिए कि भारत कहाँ पर है, किस गोलार्ध में है, कौन सी अक्षांश रेखा यहाँ से गुजरती है, इसकी लंबाई और चौड़ाई किस अक्षांतर और देशांतर के मध्य में है, क्षेत्रफल कितना है, इन सारी चीज़ों की चर्चा होगी। और मैं कहूँगा आप लोग एक बार पढ़िएगा, एक बार देखिए, एटलस देखिए, अपनी बुक देखिए, नोट्स कम बनाइए, नोट्स मैं आपको दूंगा। साथ ही जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही अगर आप बना रहे हैं, 250 पेज से कम नोट्स बनेगा और 6 से 12वीं तक की एनसीईआरटी आपकी खत्म हो जाएगी और दोबारा आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना रहेगा। आपका फाउंडेशन इतना मजबूत रहेगा कि कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज का क्लास खत्म करते हैं। जय हिंद।